हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फिट एंड फाइन। उम्मीद है फिट एंड फाइन ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई नई वीडियो के साथ। हमारी जो यूनिट थी सेमीकंडक्टर फिजिक्स अभी तक चल रही थी और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम इस यूनिट को समाप्त करेंगे। तो मैं आ गया हूँ नई वीडियो लेके यूनिट समाप्त करने। इस यूनिट में हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांजिस्टर। और जैसा कि आप लोगों का सिलेबस है बीटीई यूपी, मैं डिप्लोमा के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। अभी जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे पास ट्रांजिस्टर तो है, बट वी हैव टू नो द कंसेप्ट ओनली। ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट हमें पढ़ना है, तो सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आज में, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है नहीं। बहुत छोटी सी बातें, दो चार बातें हमें इसकी जाननी है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद अगली नई यूनिट पे पहुंचेंगे हम और नई यूनिट शुरू करेंगे हम। आज के बाद अगली जो वीडियो हमारी होगी, अगली वीडियो होगी हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वो सब बातें हम तभी करेंगे जब उस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। भाई हिंदी में भी इसको ट्रांजिस्टर ही कहते हैं, हिंदी में मुझे इसका नाम नहीं पता। सो प्लीज़ हिंदी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कोऑपरेट कीजिएगा। आज ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर ही समझिएगा हिंदी में भी, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से ही बनता है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टरों से ही ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। जिस तरह से हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस से मैंने बताया थे, 3 प्रोसेस के थ्रू हमने सेमीकंडक्टर्स जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स थे उनका यूज करके हमने पीएन संधि डायोड बनाया था, पीएन जंक्शन डायोड बनाया था। उसी तरह से पीएन जंक्शन डायोड की बिल्कुल सेम उसी तरीके से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन डायोड बन जाते हैं, ठीक। यानी कि वहां पर जो पीएन संधि डायोड था हमारे पास, संधि डायोड में हमारे पास सिर्फ एक जंक्शन था, ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 पीएन जंक्शन होंगे, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि एक सेम तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल, सपोज एन टाइप है इधर, एन टाइप ही एक मटेरियल इधर, दोनों के एन टाइप मटेरियल की थिक लेयर और उनके बीच में एक बहुत थिन लेयर दूसरी तरह के मटेरियल की जब हम सैंडविच कर देते हैं तो हमारे पास जो 2 पीएन जंक्शन बन के आते हैं, एक ये J1 और एक ये J2, एक पीएन जंक्शन ये है हमारे पास, एक पीएन जंक्शन ये है, और ये जो डिवाइस बनती है इस डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, फिर से सुनिए एक बार अच्छे से। ट्रांजिस्टर में ये होता है कि 2 एक जैसे सेमीकंडक्टर्स की थिक मोटी लेयर के बीच में दूसरी तरह के सेमीकंडक्टर की एक पतली सी लेयर जब बना दी जाती है, सैंडविच कर दी जाती है, तो जो डिवाइस तैयार होती है वो डिवाइस कहलाती है ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या, पहला ये है कि 2 एन टाइप्स सेमीकंडक्टर की थिक, ये मतलब थिक मतलब मोटी है ना, ये 2 थिक लेयर्स के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की थिन लेयर बना दी जाए, सैंडविच कर दी जाए, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। उसी तरह से 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर की थिक लेयर्स के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की थिन लेयर बना दी जाए, थिन लेयर सैंडविच कर दी जाए, तो जो डिवाइस तैयार होगी दैट डिवाइस इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक। तो कंसेप्ट तो बस हमें यही था कि हमें बस ये समझना था कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है। तो इन दोनों ही ट्रांजिस्टरों में क्या होता है, ये होता है बेटा कि 2 थिक लेयर लेते हैं हम,
काम वही करते हैं। हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, उसके दोनों साइड में ज़्यादा एरिया में हम एक तरह की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, बीच में छोटे से एरिया में हम दूसरी तरह की इम्प्योरिटी मिला देंगे। पेंटावेलेंट मिलाइए कॉर्नर्स पे या साइड में, तो बीच में ट्राइवेलेंट मिला देंगे। और अगर साइड में हमने ट्राइवेलेंट मिलाई है तो बीच में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे। इम्प्योरिटी मिलाने का वही प्रोसेस है जो सेमीकंडक्टर में मैंने आपको 3 प्रोसेस बताई थी। डिफ्यूजन का प्रोसेस, हीट करके मिला सकते हैं इसको, जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम क्या करते हैं, मेल्ट करके इम्प्योरिटी उसमें मिला सकते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू मेक दीज जंक्शंस, ठीक। तो हमें उसकी कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें बस ये समझना था, ठीक है। तो पीएनपी जंक्शन, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन दोनों के सिंबल देख लीजिए। सिंबल क्या होते हैं, अगर मैं सिंबल बनाऊं इसका, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, क्योंकि 3 चीजें बनी हुई हैं, तो ये 3 टर्मिनल हमारे पास होते हैं। इसमें से इसको मैंने कह दिया सी, इसको सॉरी ई, इसको मैंने कहा सी और इसको मैंने कहा बी। सेम इसी तरह इसमें भी मैंने कहा ई, इसमें मैंने कहा ये बी और इसमें यहाँ पे कहा मैंने सी। ये ई का मतलब क्या है, इनका मैं अभी मतलब बता रहा हूँ, पहले मैं आपको इनके सिंबल बता देता हूँ। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो हम इसका सिंबल बनाएंगे इस तरह से, एक गोला खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये 2 लाइन आपस में टच नहीं करनी चाहिए सिंबल बनाते टाइम, ठीक है। ये 3 लाइन हम खींचेंगे और ये तीनों लाइन आपस में टच नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं, चलिए ऐसे बना देते हैं, इसको कह देते हैं सी और इसको कह देते हैं ई। दोनों का सिंबल एक जैसा होगा, बस एक अंतर होगा कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो डायरेक्शन होगी एरो की, यहाँ पर हम इमीटर वाली लाइन पर एक एरो बनाते हैं, उस एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में किधर जा रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है बेस टू, ठीक है, सॉरी इमीटर टू बेस। तो ये हमारे पास जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें हम ये जो तीर है वो बाहर की तरफ बना देंगे, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा हमारे पास, उस पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो तीर है हमारा, इस तीर को हम अंदर की तरफ बना देंगे। तो दीज आर ओनली द डिफरेंस सिंबल में। क्या डिफरेंस है कि इसमें तीर बाहर की तरफ होगा, इसमें तीर अंदर की तरफ होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का सिंबल एक जैसा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो हम अब बताते हैं कि ये ई क्या है और बी क्या है और ये सी क्या है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें ये जो 3 टर्मिनल्स थे, इन 3 टर्मिनल्स में जो हमारा ई है, इस ई को हम बोलते हैं इमीटर, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जक। ये इमीटर क्या होता है, ये इमीटर जो होता है थिक लेयर होती है एक टाइप के सेमीकंडक्टर की, जैसे एनपीएन सेमीकंडक्टर तो उसमें एन टाइप होगा उत्सर्जक, पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसमें जो उत्सर्जक होगा हमारा इमीटर होगा वो क्या होगा, पी टाइप होगा, और ये थिक लेयर होगी। तो इसकी खासियत क्या होगी, पहली बात तो ये होगी कि ये हाईली डोप्ड होगा। कैसा होगा, हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड का मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी मिली होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू बाकी के 2 रीजन जो बचे हुए हमारे। उन 2 रीजनों की तुलना में जो इमीटर होगा उसकी डोपिंग हैवी होगी। तो पहली बात है कि ये हाईली डोप्ड होंगे। दूसरी बात क्या है कि इनका एरिया ज्यादा होगा, यानी कि थिक होंगे, ये लेयर इनकी थिक लेयर होगी। तीसरी बात, इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये क्या करते हैं, ये टू इमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इमिट करने का इनका काम होता है, इसलिए इनका नाम होता है इमीटर। समझ में आ गई बात, इमीटर क्या है।
दूसरा जो हमारे पास था वो बेस था, बी मतलब बेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम आधार। ये आधार क्या होता है? ये आधार होता है जो दो एक तरह के सेमीकंडक्टर लिए थे हमने, जैसे एक इधर एन था, इधर एन था, बीच में पी था। पीएनपी में इधर पी था, इधर पी था, बीच में एन था। तो ये पी टाइप और एन टाइप के जो बीच में थिन लेयर बनी होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये क्या होती है, पहली बात तो ये बहुत लाइटली डोप्ड होती है, यानी कि इनमें तीनों रीजनों में सबसे कम डोपिंग जो होती है वो इसकी होती है, बेस की, बहुत लाइटली डोपिंग होता है। दूसरी बात क्या है इसकी कि ये बहुत थिन होती है, बहुत थिन अगर बात करूं इसकी तो लगभग ये 0.02 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की लेयर या मिलीमीटर के ऑर्डर की लेयर बनाई जाती है। ठीक है, बहुत थिन लेयर होती है। तीसरी बात क्या है कि ये क्या करती है, ये इमीटर से जो चार्ज कैरियर आते हैं उन चार्ज कैरियर्स का इमीटर और कलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है इमीटर और कलेक्टर के बीच में सामंजस्य बैठाना, इमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई रिलेशन स्थापित करना। ठीक, तीसरी जो बात है हमारी, तीसरी बात है कलेक्टर। इसको बोलते हैं हम संग्राहक, सी कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब जो संग्रह कर रहा है। ये क्या होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, यानी कि इसकी डोपिंग बेस से तो ज्यादा होती है बट इसकी डोपिंग इमीटर से कम होती है, बेस से ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेटली डोप्ड होता है, ना तो बहुत ज्यादा डोप्ड होता है ना बहुत ही कम डोप्ड होता है। इसकी डोपिंग जो है बीच के से ऑर्डर की होती है। ठीक होता है, ये भी एरिया इसका ज्यादा होता है। एरिया की अगर हम बात करें तो इसका कलेक्टर का एरिया इमीटर से भी ज्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है, एरिया इमीटर से भी ज्यादा होता है, डोपिंग इमीटर से कम होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमीटर से आ रहे हैं उन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर करेगा कलेक्ट, उनका संग्रह करेगा। ठीक, तो ये इन तीनों टर्मिनल्स का काम था, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब इनकी हम फर्स्ट थोड़ी सी आपको बता देते हैं वर्किंग क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की। वैसे आपको ये लिखनी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में बस इतना ही जानकारी थी। आपका सिलेबस मतलब जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके सिलेबस में सिर्फ इतना काम करना था ट्रांजिस्टर में। इसके बाद थोड़ी सी मैं जो है इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं। एक्स्ट्रा जानकारी ये कि मैं थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी से इनकी वर्किंग बता देता हूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, फिर एनपीएन की तेजी से, और फिर मैं इनके आपको यूज बता दूंगा, और उसके बाद हमारी ये यूनिट हो जाएगी खत्म। तो चलिए बात करते हैं। तो बेटा पहले तो मैं अगर इनकी बाइजिंग की बात करूं, ट्रांजिस्टर की बाइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर की बाइजिंग करने का तरीका ये होता है कि इसमें दो जंक्शन है, तो हमें दो जंक्शन की बाइजिंग करनी है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि दोनों साइड में तो पी रीजन होगा, थिक लेयर पी रीजन की, पी और ये भी पी, चलो मैं बाहर लिख देता हूं, पी पी, और ये बीच में एक एन रीजन होगा। तो मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये क्या होता है, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, और ये हमारे पास कलेक्टर होता है। हम क्या करते हैं, जब भी चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों ट्रांजिस्टर की बाइजिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो जंक्शन है हमारा, इसको मैं J1 कहूं, तो जंक्शन J1 हमारा जो है वो कहलाता है इमीटर बेस जंक्शन। क्या कहलाता है, इमीटर बेस जंक्शन। हिंदी में कहें तो हम आधार उत्सर्जक संधि। इसी तरह से जो दूसरा जंक्शन है J2, ये दूसरा जंक्शन कहलाता है कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी कि अगर इसको मैं कहूं हिंदी में तो संग्राहक आधार संधि।
तो जब भी हम इसकी बायसिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इमीटर बेस जंक्शन है इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखेंगे, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। इसको क्या रखना है हमें, हमेशा फॉरवर्ड बायस अग्रभनत करना है हमको। अग्रभनत करना है तो कैसे करेंगे भाई अग्रभनत? अग्रभनत करने के लिए बैटरी को जब हम जोड़ते हैं तो जो पी सरा है ट्रांजिस्टर का उसको बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो मैंने ये बैटरी लगाई एक, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये बन गया मेरा कैसा, फॉरवर्ड बायस। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, इस कलेक्टर बेस जंक्शन को हम हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। तो इसको मैंने कह दिया कि ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस कैसे बनेगा भाई, एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और पी को नेगेटिव से जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये हमारे पास हो गई बायसिंग इसकी। ये कैसा रहेगा, ये हमेशा रिवर्स बायस्ड रहेगा और ये वाला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, मैं अब इसकी वर्किंग समझाने जा रहा हूँ, इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं कोटर। कोटर मतलब होल्स। यहाँ पे कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे भी होल होंगे बट नंबर बहुत कम होगी कंपैरिजन टू एमीटर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही मैंने इसको, जब तक बैटरी से कोई वोल्टेज नहीं दी थी इस बैटरी से या इस बैटरी से, जब तक मैंने इसको ओपन रखा सर्किट को, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था कि इस जंक्शन के पास बैरियर पोटेंशियल बन जाता है, यानी कि डिप्लेशन रीजन बन जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिप्लेशन रीजन बना होगा, इधर भी कुछ ना कुछ डिप्लेशन रीजन बना होगा जब इसको फॉर्म किया गया हो। लेकिन जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो हमने ये पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस अगर हम जंक्शन को कर दें तो डिप्लेशन रीजन क्या होता है हमारा, डिप्लेशन रीजन हमारा कम होता चला जाता है। और जब रिवर्स बायस कर दें तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इतनी बात तो हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब इसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया तो इसको फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा कि इस जंक्शन J1 की जो डिप्लेशन रीजन है वो डिप्लेशन रीजन हमारा कम होता चला जाएगा। डिप्लेशन रीजन कम होता चला जाएगा तो क्या होगा कि एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज करेंगे जंक्शन की तरफ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसके बैटरी के रिपल्सन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से ये क्या करेंगे, ये जो है होल्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे। और जब इधर मूव करना शुरू कर देंगे तो ये यहां से भी क्या होंगे, जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे और बेस रीजन में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से बेस के जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, बेस के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देंगे ये। अब क्या होगा, बेस पर जब ये पहुंचेंगे तो बेस की क्या है कि बहुत लाइटली डोप्ड किया है हमने, तो बहुत थोड़े से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इनमें से कुछ होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन होने के क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ के न्यूट्रल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये बैटरी इसको तुरंत दे देगी। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिकम्बाइन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इनको वापस बैटरी से मिल जाएंगे। इससे इस बैटरी को मैंने कह दिया VEE, इस बैटरी को मैंने चलो VEB कह दिया और इसको मैंने कह दिया VCB। तो बैटरी VEB क्या करेगी, जितने इलेक्ट्रॉन बेस के होल के साथ रिकम्बाइन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को वापस बैटरी दे देगी, ठीक है। बट क्या होगा, ये होगा कि अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो रिवर्स बायस था, यहाँ पर रिवर्स बायस था, डिप्लेशन रीजन इसका बढ़ रहा था, तो ये वाले होल इधर मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है। बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इस बैटरी का, ये इस नेगेटिव चार्ज से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि पीछे से होल आ रहे हैं तो यहाँ पर होल का रस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होल इकट्ठे होते रहेंगे बेस के एरिया में। और जैसे ही डिफ्यूजन बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे भाई, डिफ्यूज करेंगे। हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया था मैंने डायोड, कि जब डिफ्यूजन, जब कैरियर की डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी तो लार्ज डेंसिटी जहां पे होगी वहां से
कम डेंसिटी वाले रीजन में ये डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से जो होल इकट्ठे होंगे इस रीजन में, वो होल डिफ्यूज कर जाएंगे कलेक्टर रीजन में। और ये कलेक्टर में जैसे ही डिफ्यूज करेंगे तो कलेक्टर क्या करेगा, इन्हें तुरंत जो है एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक होल इधर पहुंचेगा, यहाँ से तुरंत बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में पहुंचेगा इस तरह से। और कलेक्टर रीजन में पहुंच के जो होल इसको मिलेगा उस होल को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और उन होल के न्यूट्रलाइज होने की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो रही थी बहुत स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं बेस करंट। यहां पर इन होल्स इधर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहां से, अभी चलिए मैं इसकी भी बताता हूं कहानी, इस पे आते बाद में, पहले यहां पे समझते। तो यहां पे जैसे ही क्या होगा, जैसे ही होल पहुंचेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बैटरी से, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत से कलेक्टर रीजन में पहुंचेगा और कलेक्टर रीजन में जो होल उसको मिलेंगे उन होल को रिकम्बाइन करेगा। जैसे ही यहां पर एक होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा, तो यहां पे भी रिकम्बाइन हो रहे थे, यहां पे भी रिकम्बाइन, दोनों रिकम्बिनेशनों का असर ये होगा कि इस रीजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड थे, वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही एक होल रिकम्बाइन करेगा, यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। वो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, इस वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे घूम के आ जाएगा और जो होल है वो जंक्शन की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी में इस तरह से आ जाएंगे। तो हमने एक चीज देखी यहां पर कि जो इसके अंदर जो करंट का कंडक्शन हो रहा है वो तो होल कर रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन तो मुझे इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिकम्बाइन हो गए होल्स के साथ, तो इसके अंदर तो ये होल ही मूव कर रहे हैं ना, इधर सब के सब होल इधर मूव कर रहे हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर के अंदर की बात करूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्शन ड्यू टू होल हो रहा है, कंडक्शन ड्यू टू होल अंदर। बट अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करें हम, तो एक्सटर्नल सर्किट में कौन चल रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो यानी कि इस ट्रांजिस्टर के बाहर जो वायर लगी हुई है, उन वायर में जो कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है, विद्युत का जो चालन हो रहा है, वो होल्स की वजह से हो रहा है। समझ में आ रही है ना प्रोसेस? तो यही प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और इसमें क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता रहता है। इन इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से इधर क्या होगा, इधर एक करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट, करंट हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट की लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं। तो इधर क्या होगा, इधर एक करंट प्रोड्यूस होगी जिसको हम IE कहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे आएगी, इसको हम IC कहेंगे। बट एक बात देखेंगे हम यहाँ की ये करंट मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी IE से। कितनी कम होगी, IB के बराबर कम होगी। तो जो टोटल रिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, रिलेशन ये बनेगी कि टोटल करंट IE जो होगा ट्रांजिस्टर के अंदर, वो होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट क्यों बनी, कलेक्टर करंट क्यों बनी, और ये इमीटर करंट कैसे बनी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब चलिए NPN की समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक, तो चलिए मैं इसको बना रहने देता हूं, इधर बना देता हूं NPN ट्रांजिस्टर। तो ये तो हमारे पास थी PNP की वर्किंग, आपकी समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूं। अब अगर NPN ट्रांजिस्टर की बात करें हम, तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होगा ये देख लीजिए, हम NPN बनाए दे रहे हैं। अब चलो इसका मैं तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो ये हमने बना दिया, ये N हो गया हमारे पास, ये P हो गया और ये N हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। बेस में क्या होंगे, बहुत थोड़े से होल होंगे। ठीक है, इधर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बट नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का इमीटर के मुकाबले कम होगा। इसको फॉरवर्ड वाइज ही रखना है, तो फॉरवर्ड वाइज रखेंगे तो बैटरी यहाँ नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव। इसको रिवर्स वाइज, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा रिवर्स बाइस्ड, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड। इसको हमने कह दिया VEB, इसको हमने कह दिया VCB। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये नेगेटिव एंड, बैटरी की नेगेटिव एंड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ चलना शुरू कर देंगे।
यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे कुछ होल से, जिसकी वजह से बेस करंट यहां पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेस करंट की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हमारा चल रहा है सर्किट में बाहर वाले में, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऐसे चल रहा है। तो जो इमीटर करंट हमारी बनेगी वो इमीटर करंट इस डायरेक्शन में बन जाएगी। बेस करंट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बच गए यहाँ पर वो इस बैटरी के पॉजिटिव एंड से क्या हो रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड से रिपेल हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो करंट इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरह से चलेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही बात। ये माइग्रेट करेंगे इधर, यहां पर फिर से इनकी कैरियर डेंसिटी बढ़ जाएगी। कैरियर डेंसिटी जब बढ़ जाएगी और इस वाले रीजन से ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, इसमें डिफ्यूज कर जाएंगे। ये रिवर्स बायस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, क्योंकि रिवर्स बायस है, डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा। जब डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करेंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे इधर चलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से ये इस एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करेंगे और मूव करके क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव एंड पे आ जाएंगे बैटरी वीसीबी के पे। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर जो आईसी बना वो इधर बना, लेकिन टोटल करंट जो थी हमारी, वो टोटल करंट क्या थी, अगर हम किरचॉफ का लॉ भी लगाए तो आई बराबर यहाँ पे जंक्शन इधर बट गया, इधर बट गया, इधर आईसी गया भाई। तो टोटल करंट आई बराबर कितना, आई बी प्लस आईसी। बट यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन करना है और इसके बाहर वाले सर्किट में भी जो कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है। क्लियर है। चलिए इतनी बात क्लियर है तो मैं अब आपको इनके यूजेस बता देता हूं ट्रांजिस्टर्स के। ठीक, तो ये इसकी वर्किंग हो गई दोनों की। तो यूज जो ट्रांजिस्टर के हम करते हैं, तो बेसिकली हम ट्रांजिस्टर के दो तरह के यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ट्रांजिस्टर के, बट हमारे जो सिलेबस में हमें ये बताना है कि एक तो हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ऑसिलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है। एम्पलीफायर क्या है बस ये समझना है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, कोई इनपुट सिग्नल है, उस इनपुट सिग्नल को ये क्या करता है, बढ़ा के हमें आउटपुट दे देता है इसका। ट्रांजिस्टर का बेटा ये दूसरा जो नाम है उससे समझो कि ये ट्रांजिस्टर का जो मतलब होता है ना, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर। ये दो शब्दों से मिलके बनना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस से ही है, रजिस्टर का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस से ही है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का मतलब क्या करता है, ये करता है ट्रांसफर, यानी कि कोई इनपुट हमने दिया, हमने अभी देखा था कि जो इसका इनपुट था वो क्या था, इमीटर बेस जंक्शन इनपुट होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन इसका आउटपुट होता है। तो इमीटर जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायज होता है, इमीटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायज करते हैं, यानी कि जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायज में लगता है। फॉरवर्ड बायज में रेजिस्टेंस कैसी होती है, लो। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायज होता है। रिवर्स बायज यानी कि आउटपुट हमारा रिवर्स बायज में मिल रहा है। रिवर्स बायज क्या होती है, रिवर्स बायज की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ये किसी सिग्नल को, किसी इनपुट सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। यानी कि लो रेजिस्टेंस के रीजन से हाई रेजिस्टेंस के रीजन में उस सिग्नल को ट्रांसफर करता है। और ऐसा करने पे क्या होता है कि जो सिग्नल है हमारे पास, उस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जाता है, उस सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, उसकी करंट है वो बढ़ जाएगी, वोल्टेज वो बढ़ जाएगी, पावर है वो बढ़ जाएगी। तो एम्पलीफिकेशन भी तीन तरह का हमें मिल जाता है, करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक, और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, और यहां पर पावर एम्पलीफिकेशन। तीन तरह के एम्पलीफिकेशन हमें ट्रांजिस्टर से मिलते हैं, ठीक है। वोल्टेज बढ़ रही है, इनपुट की
इनपुट से ज़्यादा हो रहा है आउटपुट वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, करंट बढ़ रहा है तो करंट एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर भी हमारा यही काम करता है कि ये इनपुट सिग्नल लेता है और उस सिग्नल को जो है हमें एम्पलीफाई करके दे देता है। ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ऑसिलेटर का काम ये होता है कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो, हम सीधी बात में तुम्हें एक बात बता दूं कि हमने रेक्टिफायर पढ़ा था, तो रेक्टिफायर में ये था कि रेक्टिफायर हमारा एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर जो ऑसिलेटर होते हैं, इन ऑसिलेटर का काम रेक्टिफायर के बिल्कुल अपोजिट है। ये डीसी इनपुट लेते हैं और उस डीसी इनपुट को जो है पीरियोडिक आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑसिलेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑसिलेशन कैसे होते हैं हमारे, ऑसिलेशन होते हैं हमारे पीरियोडिक, या हम कहें एसी अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऑसिलेटर का काम है कि ये इनपुट लेगा डीसी और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, कैसे में, एसी आउटपुट में। तो ऑसिलेटर का काम ये है, एम्पलीफायर का काम ये है। अब ट्रांजिस्टर को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीन टर्मिनल है इसमें, तो हम तीन तरह से इसको एम्पलीफिकेशन सर्किट इनके बना सकते हैं। उनके मैं नाम बता दे रहा हूं आपको। पहला है कॉमन इमीटर, या चलो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तीन कॉन्फ़िगरेशन हम इनको बनाते हैं, हम किसी सर्किट में इनको जोड़ते हैं तो तीन तरह से जोड़ सकते हैं और तीन अलग अलग तरीके के सर्किट बन जाते हैं। तो एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तीन टर्मिनल है, तीन टर्मिनल है तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट बनाने में दिक्कत होती है। अगर तीनों को हम अलग अलग रखें तो हमें चार इनपुट चार आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें तो एक इनपुट और एक आउटपुट चाहिए। तो क्या करते हैं कि इसमें से जो टर्मिनल है, उस एक टर्मिनल को हम बना देते हैं एक टर्मिनल को हम बना देते हैं, मतलब एक जो टर्मिनल है उसको हम कॉमन रखते हैं, किसमें, इनपुट और आउटपुट दोनों में। तो कॉमन हम बेस को रख सकते हैं, कॉमन हम इमीटर को रख सकते हैं और कॉमन हम कलेक्टर को रख सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक को कॉमन रख के कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं। तो इमीटर के साथ बेस को कॉमन कर लिया, कलेक्टर के साथ भी बेस को कॉमन कर लिया, तो बन गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बनाएंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये चलो NPN की बात कर लेता हूँ मैं, तो इस पर बाहर तीन लगा दिया। ये हमारे पास इमीटर हो गया, ये हमारे पास कलेक्टर हो गया और ये हो गया बेस। तो बेस के साथ भी हमने इसको जोड़ दिया, भाई ये बैटरी लगा दी हमने, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायस रहेगा। इसी तरह यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा दी, चलो हमने R इमीटर की कह दिया हमने, इमीटर रेजिस्टेंस, ये VEE लगा दी हमने, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको रिवर्स बायस कर दिया। तो इसको रिवर्स बायस करेंगे तो ये भी N है, तो N है तो N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। और ये जो सर्किट बना हमारा, ये कॉमन बेस, क्योंकि बेस इनपुट, ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन हो गया। तो इस तरह से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। दूसरा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। और तीसरा जो है हमारे पास वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तीनों में अलग अलग तरह के हमें करंट एम्प्लीकेशन मिलते हैं। इसमें भी करंट एम्प्लीफिकेशन मिलता है, इसमें भी करंट एम्प्लीफिकेशन। तो इसमें जो करंट एम्प्लीफिकेशन होता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो करंट एम्प्लीफिकेशन मिलता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें करंट एम्प्लीफिकेशन मिलता है उसको गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तीनों ही केस में होता ये है कि जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है हमारे पास, वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर करंट एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो गया, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसी तरह से पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मैं कॉमन बेस की बात करूं तो कॉमन बेस में करंट IE इनपुट करंट है
और ये IC हमारे पास आउटपुट करंट है। तो यहाँ पर जो अगर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हम निकालें तो क्या होगा, ये IC/IE होगा। इसी तरह अगर बीटा की बात करें तो बीटा में हमारे पास क्या होगा, इमीटर कॉमन हो जाएगा, कॉमन इमीटर हो जाएगा, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट करंट हो जाएगा बेस, और कलेक्टर करंट हो जाएगा आउटपुट। तो ये IC/IB हो जाएगा। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर कॉमन हो गया अब हमारे पास, इमीटर क्या होगा हमारे पास, इमीटर इनपुट होगा और बेस आउटपुट होगा, यानी कि ये हो जाएगा IB/IE। तो ये तीन हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स निकल के आते हैं। ये मैं आपको ज़्यादा जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा किताब पढ़ो तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस तो आपका खत्म हो चुका। अब जो आगे वीडियो चल रही है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें और डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। इनमें रिलेशन होते हैं आपस में। चलिए मैं रिलेशन इसका ड्राइव करके दिखा देता हूँ आपको। तो रिलेशन यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा भाई, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास IC/IE, बीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू है IC/IB। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो कोई रिलेशन बना सकते हैं इन दोनों में, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ IC इज इक्वल टू, यहाँ से मैं IC इज इक्वल टू निकालूँ तो अल्फा IE होगा। इस IC की वैल्यू इसमें रख दूँ तो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, अल्फा IE/IB, अल्फा IE/IB। अब ये IB की वैल्यू लगा देते हैं इसमें, चलो अल्फा IE/IB की वैल्यू लगा सकते हैं हम IE-IC। तो इसको हम ये लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, अल्फा IE, चलो इसकी जगह अल्फा IE रख लो, तो अल्फा IE माइनस अल्फा IE। तो यहाँ से अल्फा IE नीचे से IE कॉमन ले सकते हैं हम, तो IE 1 माइनस अल्फा, तो ये कट जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू जो बचेगा हमारे पास वो बच जाएगा अल्फा/1 माइनस अल्फा, अल्फा/1 माइनस अल्फा, ठीक। गामा तीनों में भी रिलेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो तीनों में रिलेशन कैसे निकलेगा, तीनों में रिलेशन ऐसे निकलेगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। तीनों में जो रिलेशन निकलेगा हमारे पास, तो IB हमारे पास होता है IE इज इक्वल टू IB+IC। इस इक्वेशन को IB से भाग कर दो, I/IB इज इक्वल टू 1 + IC/IB। तो IE/IB ये गामा होता है, गामा इज इक्वल टू 1 + IC/IB बीटा है। तो ये गामा इज इक्वल टू 1 + बीटा निकल गया इक्वेशन। इसी तरह अगर इसी इक्वेशन को फिर वापस में IE से भाग कर दूं तो ये हो जाएगा 1 + IB/IE + IC/IE, ठीक। तो 1 इज इक्वल टू तो 1 इज इक्वल टू IB/IE कितना हो गया, IB/IE हो गया बीटा, IB/IE हो गया 1 गामा, I/IB इसका उल्टा हो गया, प्लस IC/IE हो गया अल्फा। इस अल्फा को इधर ले आऊं तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 गामा, और गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन हो गए इनमें, ठीक है। ऐसी बीटा और उसमें क्या निकला था, बीटा इज इक्वल टू निकला था अल्फा/1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन इनमें होते हैं तीनों एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स में। तो यहाँ तक थी आपकी ये यूनिट। इस यूनिट में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं ताकि आप लोग भूलें नहीं चीज़ों को, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट जानना था, इसके एप्लीकेशन जानने थे। एम्प्लीकेशन एज ए एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, तो एम्पलीफायर क्या होते हैं बस इतना आपको बताना है। वो क्या करते हैं, जो भी सिग्नल है हमारे पास इनपुट सिग्नल, उस सिग्नल को बढ़ा के हमें देते थे। दूसरा हमें ऑसिलेटर पढ़ना था। ऑसिलेटर में हमें सिर्फ ये बताना था कि ऑसिलेटर है क्या। तो ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर क्या करता है, हमारे DC को जो है AC में कन्वर्ट कर देता है। जो रेक्टिफायर काम करता है उसका उल्टा काम कर देता है। तो ये थी आपकी यूनिट, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ अगली यूनिट के साथ। अगली यूनिट हमारी मॉडर्न फिजिक्स होने वाली है।